मैं स्कैनर इंडिया से युधिष्ठिर महतो। आज मेरी मुलाकात झरिया की कोयला धरती से एक बहुत ही जाने माने लेखक धीरज मिश्रा जी से हो रही है। उनसे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके करियर से जुड़ी कुछ बातें और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानने का मौका मिला। तो धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमारे लिए इतना अपना मूल्यवान वक्त दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत से करते हैं आपके लाइफ से, मतलब शुरू से जानना चाहते हैं कि आप कैसे लेखनी में आए और किस प्रकार इससे जुड़ा हुआ। नमस्कार। लेखनी में जुड़ाव मेरा जो है क्लास 6 से ही हो गया था। मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई यहाँ लाल बाज़ार लक्ष्मी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। तो स्कूल का जो माहौल था वो शुरू से ही पढ़ने लिखने वाला, और हर शुक्रवार शनिवार को हमारे यहाँ सदन और सभाएं लगती थी और उसमें खड़े होकर बोलने के लिए जो हमारे शिक्षक लोग हैं वो प्रेरित किया करते थे, जिसकी वजह से एक पढ़ने लिखने का रुझान बना, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप बोल क्या पाएंगे। तो वहाँ से एक चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद 93 में बम विस्फोट हुआ था कलकत्ता में। तो आवाज़ में मेरा एक लेख छपा था, शांति। वो जीवन का बड़ा एक परिवर्तनशील आप कह सकते हैं कि दौर था। तो शुरू से ही मुझे लगा कि मुझे लेखन में जाना चाहिए, और लगातार मेरी बहन बम्बई में रहती थी, तो मेरा बम्बई आने जाने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि मेरा कोई भी जो बैकग्राउंड था वो फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। तो मुझे लगता था कि इप्टा के बारे में बहुत सुनता था। फिर मैं इप्टा से जुड़ा, और इप्टा से जुड़ने के बाद मैंने ढेरों सारे लघु नाटक लिखे और उसमें अभिनय भी किया। तो मुझे लगता है कि उसे एक प्रखरता जो आनी चाहिए वो आती चली गई। उसके बाद मैंने 8-8 मिनट के छोटे कई नाटक लिखे, जिसको स्कूली स्तर पे बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें भगत सिंह, हरिश्चंद्र, काफ़ी ऐसे छोटे छोटे नाटक थे। उसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट आया जब इंदिरा गांधी के ऊपर मैंने नाटक लिखा। उसका सबसे पहला मेंशन झरिया देशबंधु सिनेमा हॉल में हुआ था। उसके बाद भारत में करीबन 20-25 जगहों में उसका प्रदर्शन हुआ, उसको लोगों ने बहुत सराहा। उसके बाद एक उपन्यास पतझड़ और बहार मैंने लिखा, वो झरिया में ही रह के लिखा। इसी दौरान मैं शिक्षण संस्थानों से भी जुड़ा रहा, क्योंकि जब आप इस लाइन में आते हैं तो इतनी जल्दी आपको पैसे मिलने शुरू नहीं होते। और पिताजी मेरे पंडित हैं, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो ये पता था कि खर्च जो है वो खुद ही उठाना है और खुद ही आगे बढ़ना है। तो वो एक शिक्षण संस्थान, और इसी दौरान मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इस लाइन में लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सबको ही बताना चाहूँगा कि अगर आप पढ़े लिखे रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बम्बई में जाते हैं तो आपका सामना सीधे दिग्गज लोगों से होता है। तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपका पढ़ाई लिखाई और स्टडी ही लेके आता है। दूसरा, आपने जो काम किया हुआ है। और इस दौरान मैंने देशबंधु में ताल, कई छोटे छोटे सार्वजनिक मंच पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता चला गया। और पतझड़ और बहार के बाद इसका दूसरा भाग ऊपर खामोशियाँ भी आया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। इसके अलावा देश भर के करीबन 10 से 15 अखबारों के लिए लगातार मैं फिल्म समीक्षा लिखा करता था। उन सब चीज़ों ने मुझे, आप कह सकते हैं कि एक वृक्ष को बढ़ने के लिए जो खाद पानी की आवश्यकता होती है वो पड़ी। फिर मैंने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा। मुझे लगा कि ये ऐसी कहानी है जिस पर धारावाहिक या फिल्म बननी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए धारावाहिक की पटकथा तैयार, लेकिन इस पटकथा को तैयार करने के लिए करीबन 200-250 पुस्तकों को पढ़ना पड़ा।
और पढ़ने के बाद जो है फिर इस पे धारावाहिक के लिए तैयार की। तो एक विवेकानंद का चैनल है विचार टीवी, उसने जो है सबसे पहले तय किया कि वो इस पे धारावाहिक बनाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी छोटी बात, जब मैं बम्बई में संघर्ष कर रहा था, संघर्ष के दौरान ही मुझे जावेद अख्तर के पास मिलने के लिए मौका मिला। तो मैंने उनको बताया कि मेरी जो पैदाइश है वो यूपी की है और जो मैं पढ़ाई लिखा उसमें बिहार हुआ करता था। तो बिहार यूपी से कई सारे लेखक जाते थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यूपी बिहार का होने से कोई लेखक नहीं हो सकता है। तो मैं बड़ा उदास हुआ और मैं नीचे उतर रहा था। तो उनके यहाँ कैफ़ी आदमी साहब जो उनके ससुर हैं, मैं उनको जानता नहीं था कि कैफ़ी आदमी साहब कौन है। उन्होंने मुझे कहा कि इतना आप उदास हो के क्यों जा रहे हो। तो और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने पास बिठाया और पूछा कि क्या बात है। तो मैंने बताया कि मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है और अभी मैं बिहार में रहता हूँ। उन्होंने कहा यूपी बिहार तो सदा से लेखकों को पैदा करते चले आए, तो एक ही घर में दो विचारधारा से मेरा सामना हुआ। तो मेरी जो उदासी थी वो उदासी बदल गई। उन्होंने कहा एक काम करो, आप अभी किसी से मिलो मत, आप जाओ पहले पढ़ना लिखना शुरू करो। तो बम्बई में एक लाइब्रेरी है चरनी रोड, वहाँ करीबन 5 लाख किताबें हैं। तो उन्होंने, मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं होते थे कि मैं जाके उतना मेंबरशिप बनूं। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसके लिए कि आप जाओ लाइब्रेरी में फ्री ऑफ मेंबर बनो। तो फर्स्ट एक उपन्यास था निर्मला, जिसको मैंने पढ़ा। ये बात 98-99 की है, हाँ शायद उसी दौर की हो। तो निर्मला पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक लेखक लिखता कैसे। और मैंने कहीं कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं लिया है लिखने के लिए। आजकल तो आधुनिक ज़माना हो गया है, लोग न्यूयॉर्क से कहाँ से पढ़ के आते हैं। लेकिन अब अच्छा लगता है कि अब हमारा सामना ऐसे डायरेक्टर से होता है जो न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन वो हमें सुनते हैं बैठ के। या कोई लंदन से पढ़ के आया होता, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हुआ था। तो जब हम उनको नरेट करते हैं और वो हमारी प्रशंसा करते हैं और हमारी चीज़ों पर काम कर रहे होते, तब एहसास होता है कि भले हम लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नहीं जा सके, लेकिन जो मैंने इप्टा में सीखा, जो मैंने स्कूल में सीखा है और जो अपने झरिया में रह के सीखा है, वो सारी चीज़ें मुझे काम आ रही हैं। और अपने झरिया शहर का माहौल ऐसा है कि आप पूरा हिंदुस्तान इसमें देख सकते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है, हमारे यहाँ ईद भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ मुहर्रम भी है, हमारे यहाँ होली भी है। ऐसा सम्मिश्रण आपको किसी शहर में देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बड़ी इत्तेफाक की बात रही है कि मेरी हर शुरुआत कहानी की यहाँ और अंत भी यहीं होता है। बीच का जो हिस्सा है वो मैं बम्बई या कहीं पहाड़ वहाड़ पे जाके लिखता हूँ। तो जब वो 13 एपिसोड का सीरियल बना जय जवान जय किसान पर, तो मुझे लगा कि अब ये ऐसी कहानी है कि उस पर फिल्म भी बननी चाहिए। फिर मैंने उसका पटकथा का निर्माण किया और करीबन मुझे लगता है कि आधा से अधिक हिस्सा मैंने झरिया में ही बैठ के लिखा उसको। उसके बाद मैं जितने भी निर्माता थे सबके पास गया, सबने बड़ी तारीफ़ की कि पटकथा बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि वो कमर्शियल सब्जेक्ट नहीं था इसीलिए किसी ने उसमें हाथ नहीं लगाया। फिर इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैं दिल्ली गया। जतिन खुराना जो है वो एक फिल्म ये स्टूपिड प्यार बना चुके थे। मैंने उनको, उनके पिता को ये कहानी सुनाई तो उनको बहुत पसंद आया और बोले मैं प्रोड्यूस करूँगा। फिर वहाँ से जय जवान जय किसान का शुरू हुआ। तो जब जय जवान लिख रहा था तभी मैंने चापेकर ब्रदर्स की कहानी लिख डाली थी। और जब चापेकर ब्रदर्स की रिसर्च के लिए पूना गया हुआ था बाल गंगाधर तिलक के घर पे, तो मुझे एक लेख मिला खुदीराम बोस के बारे में। फिर वहाँ से खुदीराम बोस की प्रेरणा मिली। तो अभी एक बार मनोज कुमार ने भी गोवा फिल्म फेस्टिवल में कहा था कि आप तो दूसरे भारत कुमार साबित हो सकते हैं। तो लोग कई बार कहते भी हैं कि अच्छा आपकी देशभक्ति फिल्में हैं ये, लेकिन धीरे धीरे मेरे काम को लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आगे चल के कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाऊंगा। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं नागराज जी का, जिन्होंने मराठी में फेरेंड्री बनाई, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। लोग उनके मजाक उड़ाते थे कि आप कमर्शियल नहीं कर सकते, आप अवार्ड ले सकते। फिर उन्होंने मराठी में सैराट बनाई जो 100 करोड़ से बिज़नेस का ऊपर किया। तो मैं तुलना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अलग अलग कहानियों पे काम चल रहा है
और अभी मैं गालिब पर भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो समाज में समस्याएं चलती रहती है उसमें मैं चुप बैठने वाला नहीं। कश्मीर में कुछ भी अच्छा गलत हो रहा है तो उसको गालिब के शक्ल में लेके आ रहा हूँ। अभी जिसान कादरी की गैंग ऑफ वासेपुर आई थी, तो लोग पूछते हैं कि आप झरिया से जुड़ी हुई कोई कहानी क्यों नहीं लिखते हैं। कोई भी झरिया में, मैं झरिया में घूमा हूँ, पला बड़ा हूँ, यहाँ हज़ारों कहानियाँ हैं, लेकिन सभी कहानियों पे फिल्म बनाना संभव नहीं होता है। और कई बार आपको कुछ घटना ऐसे प्रेरित कर देती है कि आप उस पर फिल्म बनाने के लिए निकल जाते हो। और आएगा समय, लेकिन आप कभी ऐसा सोच के नहीं बना सकते कि ऐसा झरिया पे फिल्म बनानी, धनबाद पे फिल्म बनानी। वो तो समय के साथ कोई विषय आता है और आप बनाते हो और फिल्में बन जाती हैं। ऐसे आपने तो अपनी पूरी लाइफ में मतलब बहुत सारे संघर्ष किए, फिर यहाँ तक पहुँचे। तो अभी जो फिल्म समिति बनाई गई है झारखंड के लिए, तो इसमें आपको कोई ऐसी कमी कि यहाँ के झारखंड के कलाकारों को लेके कुछ मतलब उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा, या फिर आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि आपको भी इसमें कुछ जगह दिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, वो मुझे जगह देनी चाहिए ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन कोई भी रूल या रेगुलेशन ऐसा हो वो उतना टफ ना हो कि स्थानीय लोगों या बाहर के लोगों के लिए फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हो जाए। कोई भी नियम कानून में इतनी पारदर्शिता रहनी चाहिए और इतना सीधा और सरल होना चाहिए कि कोई भी उसमें काम कर सके। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड, मेरी जय जवान वहीं शूटिंग, बहुत सीधा साधा वहाँ पे फंडा है। आप 75% शूट करो, आप कोई भी हो लेके जाओ। और फिल्म जो है, कोई भी सरकार अपनी एक पॉलिसी लेके आती है, उसमें स्थानीय लोगों को हमेशा वो प्राथमिकता देती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब स्थानीय लोग इतने आगे नहीं बढ़े हैं फिल्म उस पर कि यहाँ की फिल्म को आगे लेके जा सके या यहाँ की फिल्म नीति को अच्छे तरीके से क्रियान्वित करे। इसमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ बाहर के जो लोग हैं, झारखंड जो है प्राकृतिक संपदाओं से भरा है, पारसनाथ से लेके पतरातू आप चले जाइए, ढूर सारा ऐसा पर्यटन क्षेत्र है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कैसा होना चाहिए कि बाहर से लोग आए और यहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पे शूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको सब्सिडी दे। अगर एक बार, उससे क्या फ़ायदा होगा कि बाहर के लोगों को यहाँ के पर्यटन के बारे में, यहाँ के लोकेशन के बारे में पता चलेगा। आज यश चोपड़ा जी स्विट्ज़रलैंड को दिखाते तो स्विट्ज़रलैंड फेमस हो गया। हमारी कई हिंदू फिल्मों में राजस्थान को दिखाया गया तो राजस्थान भी हो गया। तो कोई भी फिल्म की नीति जो है उसका दूरगामी परिवर्तन आपको देखना है या दूरगामी परिवर्तन लाना है, तो उसमें ऐसा कुछ जोड़ना पड़ेगा कि उसमें पर्यटन, यहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र को लोग बढ़ावा दें, तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो जानबूझ के लोग आएंगे करने के लिए। लेकिन केवल कि स्थानीय लोग ही फिल्म बना सके या ढूल-मूल नीति रहेगी दिखावे की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का जो क्षेत्र है फिल्म का वो आगे बढ़ सकता है। आप जैसे इन छोटे शहर से हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि छोटे शहरों में अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ऐसा कुछ बनने के अलावा अगर आप इन तरह की चीज़ों में रुचि रखते हैं, तो अक्सर घर से कुछ दबाव होता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ? नहीं, मेरे घर से कोई ऐसा दबाव नहीं था। 10वां पास करने के बाद पिताजी ने कह दिया कि अभी आपको जो करना है आप करो अपने से। तो मुझे लगता है कि हालांकि मैं 6 महीने बड़े चिंता में था कि मुझे खुद ही करना, तो मैं क्या करूं। तो मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने लिए अलग राह बनाई। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चुनौती दे कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपके लिए मुश्किल हो, कई बार बातें बिगड़ भी जाती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना बहने देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो जिस फील्ड में भी जाना चाहें वो जाएं। और जैसे बरसात में पानी ऊपर से निकलता है, तो शुरुआत में आप देखिए कितना उबाल और तूफान रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके मिलता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को बहने देना चाहिए
लेकिन बहने देने का अर्थ ये नहीं है कि आप उस पर नज़र नहीं रखें। जी उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जितने भी बी और सी टाउन से लोग आते हैं, आज बड़े शहरों की वही शान बनती है। जी ऐसा नहीं कि बड़े शहर से आप जितने भी अमिताभ बच्चन देखे, राजेश खन्ना देखे, जी धर्मेंद्र देखे, ये सब छोटे शहर से ही है। जी तो छोटे शहर से लोग आते हैं क्योंकि उनमें कुछ करने की बड़ी आकांक्षा होती जी है, उनको आगे निकलना होता है और उनको पता है कि आप मेहनत नहीं करेंगे या अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे जी तो आप वहीं रुक के रह जाएंगे। तो पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा एक सपोर्ट दिया, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। मैं अक्सर बाहर रहता हूँ और अपना परिवार इसलिए अपने साथ नहीं रह सकता हूँ कि फिल्म निर्माण में आपको कई बार 20-20 घंटे भी देने पड़ते हैं। तो उस दौरान अगर आपके बच्चे आपके साथ हो तो आप पूरी तरह से ईमानदारी नहीं बरत सकते हैं। जी तो परिवार का बहुत सपोर्ट है। आजकल जैसे झारखंड में भी बहुत सारा टैलेंट है, यहाँ भी बहुत सारे अनुभवी कलाकार लोग हैं, तो आपका कोई ऐसा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें यहाँ के कलाकारों के लिए भी कुछ काम या फिर उन लोगों के लिए कोई संदेश कि इस फील्ड में कैसे अपने आप को विकास करें, आगे कैसे बढ़ें? देखिए, मेरे पास लोग हमेशा आते रहते हैं जब यहाँ आता हूँ तो, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एक सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकूँ। और आजकल तो बहुत अच्छा माध्यम हो गया कि आप छोटी कोई अपनी शॉर्ट फिल्म बनाए, ये बनाए, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। 2-4 साल पहले तक ऐसा नहीं था। और आपको जान के हैरानी होगी कि कई यूट्यूब में ऐसी शॉर्ट फिल्में हैं जिनको पहले 3-4 साल तक तो कोई देखा ही नहीं, पर अभी अगर देखते हैं तो लाख लाख लोगों ने देख लिया है और लोग बुलाते हैं सामने से कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। तो मैं यहाँ के लोगों को कहूँगा कि पहले इतना डंका अपने काम का बजाएं जी कि लोग आपको खुद ही वहाँ पर बुलाए, आमंत्रित करें। और जहाँ तक यहाँ के लोगों को मैं लगातार मौका देता ही रहता हूँ। और कभी ऐसा हुआ कि जब मैं झारखंड में शूट कर रहा हूँगा या धनबाद के आसपास शूट कर रहा हूँ तो शायद 70% कलाकार मेरे यहीं के होंगे। जी जब मैंने जय जवान जय किसान बनाई थी तो आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे 60% कलाकार इलाहाबाद से। वो हमारी मजबूरी होती है कि हम नहीं चाहते कि ट्रैवल करना पड़े, ये करना पड़े। जब मैंने चापेकर्स ब्रदर्स गुजरात में शूट की तो 40% कलाकार वहाँ के थे। जब मैं खुदीराम बोस में यूपी में बना रहा था तो वही सिलसिला दोहराया गया, फिर 40% यूपी से कलाकार थे। तो अगर मैं अगला जब अपना प्रोजेक्ट यहाँ कर रहा हूँ तो शायद 30-40% यहीं से होंगे। उनको मौके का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ है कि एक लगातार अपने काम को करते रहे। जो युक्ता से जुड़े हैं वो लगातार थिएटर करते रहे, जी क्योंकि क्या होता है कि जब आप भले ही 10 आदमी देख रहे हो, एक तो यहाँ पे क्या कोई स्टेज नहीं है जी कि जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको सड़क पे, स्कूल या कोई माध्यम खोजना पड़ता है। जी या आप छोटी छोटी फिल्में बनाते रहते हैं तो यूट्यूब पर उसको डालते रहे, वो किसी भी भाषा में हो, कोटा में हो, भोजपुरी में हो, हिंदी में हो, और विषय हमेशा ऐसा चुने जिसका दूरगामी प्रभाव हो। अभी जब मैं मराठी किसी फिल्म को देखता हूँ और कोई गुजराती फिल्मों को देखता हूँ या असमिया भाषा है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप देखिए हमेशा नेशनल अवार्ड मिल जाती है। तो क्यों नहीं कोई खोटा और कोई भोजपुरी आगे जाती है? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो खोटा और भोजपुरी है उसका स्तर जो है बहुत ही निम्न हो गया है। जी वो हमेशा फूहड़ता को पेश करने में लगे रहते हैं। अगर आप खोटा में अभी देखिए, एक फिल्म आई थी विकास मिश्रा की, रांची की, चौरंगा, जिसको बहुत सारे अवार्ड में मिली हैं, तो आधा वो खोटा में थी, पूरी रांची में शूट हुई है। जी तो आप सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है। यहाँ कोयला खदान है, जी कोयला खदान पे मजदूरों पे हमेशा अत्याचार होते रहता है, जी या उनकी क्या क्या समस्या है, आप उठाइए उनकी समस्या को। और यहाँ पे कोचर की बहुत समस्या है लगातार, चूँकि धनबाद एक बड़ा शहर हो रहा है, लगातार विस्थापित हो रहा है। बोकारो के विस्थापितों को आज तक ज़मीन नहीं मिल पाई है। जी आप विस्थापितों की समस्या पे कोई छोटी फिल्म बनाइए। अशिक्षा है, डायन प्रथा, यहाँ पे आपको पता है कि डायन प्रथा झारखंड में बहुत आम है। नक्सलवाद की एक समस्या है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बाहर के लोग आपके भाषा को और आपकी माध्यम को
तभी प्रोत्साहित करेंगे जब उनको आप अपनी लोकल समस्या को दिखाइए। जी लेकिन हम करते क्या हैं, हम राजा बुलाए लिए और ये सब फोड़ता में चले जाते हैं। जी आज भी अभी एक आपको बताऊं, मैं दुर्गा जी पर एक जय जय करके एक मराठी कोल्हापुर का एक लेडीज़ ने गाना गाया, 2.5 लाख से ज़्यादा हिट है। 2.5 लाख से ज़्यादा हिट का मतलब है कि उसको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया मिले, उसको कोल्हापुर में बैठे बैठे मिल गया होगा। तो करे थोड़ा सा माध्यम चाहिए। आज जो भोजपुरी और ये खोटा या जो लोकल भाषा पीछे जा रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अस्तर नहीं बना के। वो अस्तर क्या होना चाहिए? वो स्तर ये होना चाहिए कि आपको सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई फिल्में या गाने या साहित्य को आगे करना चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी मैथिली भाषा में एक पिक्चर बनी थी नीतू चंद्रा के बाइड, उसको नेशनल अवार्ड मिला। वो डायन प्रथा के ऊपर में थी, अशिक्षा के प्रति में थी। तो आप दिखाएं, अगर आपको नेशनल अवार्ड मिलता है फिर आप कहीं जाते हैं तो लोगों को आप बता सकते हैं कि भाई मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। नेशनल अवार्ड ना भी मिला हो तो आप बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ बनाई है, और वो देखेगा तो आपको अप्रिशिएट करेगा। पर आपने कोई फोड़ता का चीज़ बनाया तो आप उसको क्या दिखाइए? तो हो सकता है कि तुरंत में उसको कोई कमर्शियल वैल्यू अच्छा मिल जाता हो, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में, लेकिन विषय वस्तु चेंज करना चाहिए। विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए कि दूर तक डंका हो, और दूर तक डंका तभी बजेगा जब लोग, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अपना टुंडी में हाथी की समस्या है, आप दिखाइए हाथी की समस्या, नशा की समस्या है, यहाँ के लोग नकली शराब पीते हैं। तो ढेरों सारा ऐसा चीज़ है कि जिसको आप बता सकते हैं और लोगों को इंटरेस्ट भी होगा। अमेरिका में बैठा हुआ आदमी को अगर यहाँ के डायन प्रथा के बारे में जानना हो तो बहुत इंटरेस्ट से देखेगा वो, पर वो आपके गंदे गाने नहीं देखेगा। तो जो पैसा खर्च हो रहा है बनाने में, वो सही दिशा में खर्च होना चाहिए, और उतना ही खर्च होना चाहिए जितना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोकल रिसोर्सेस को यूज करिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में कमर्शियल वैल्यू बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। अभी तक आपने जैसे धीरज जी सोशलिज्म और मतलब देशभक्ति यानी कि नॉन कमर्शियल फिल्म अधिकतर की है, तो आपका अगला प्रोजेक्ट ऐसा कुछ जिसमें आप कमर्शियली करें और जो आपके विरोधी लोग हैं उनको आप एक मतलब कि जवाब दें कि आप भी कमर्शियली फिल्म कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं? देखिए, विरोधी तो कोई नहीं है मेरा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि लोग करते हैं, लेकिन अब मेरी हर काम से पहले उनकी बधाइयाँ आती हैं और लोग मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं। बाहर फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में जाता हूँ या पार्टीज़ वगैरह में मिलते हैं, और क्योंकि इस तरह के जो विषय होते हैं उस पर कोई जल्दी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बड़ा थकाऊ सा प्रोसेस होता है, तो सबके बस की बात नहीं होती। लोग उसके वजह से मुझे अप्रिशिएट भी करते, और कमर्शियली भी मैं बना रहा हूँ अगले साल, और उसका अनाउंसमेंट भी जल्द करूँगा, और एक साथ 20 भाषा में बनने वाली है, और वो इंडो इंग्लैंड प्रोजेक्ट होगा, ब्रिटेन और भारत के सहयोग से मिलके बनने वाला प्रोजेक्ट है। तो उसकी घोषणा है अगले साल। शायद एक ही बार में एहसास हो जाएगा कि कमर्शियल भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने घोस्ट राइटिंग में बहुत कमर्शियली फिल्म की है, लिखी है, लेकिन चूंकि वो उनमें हम लोग का नाम नहीं आता है, इसलिए हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरी तो जितनी मैंने घोस्ट राइटर में कमर्शियली लिखी हैं सारी हिट है, बड़ी बड़ी हिट है। तो अगले साल जो है कमर्शियली आएगा, और जब आपका लोग अगर विरोध करते हैं तो समझिए कि उसमें भी आपका एक पक्ष होता है जी। कि विरोध तभी करते हैं जब वो आपको काम को देख रहे हैं, आपको काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर काम को आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो विरोध क्या करेंगे? जी हाँ। तो अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसने आपका काम देखा। जी। विरोध करता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसने और भी उसमें बढ़िया से देखा होगा निकालने के लिए। जैसे हर एक सेलिब्रिटी हो या कलाकार हो, उसकी एक इच्छा रहती है कि उनके आने वाली पीढ़ी भी उसी के व्यवसाय या उसी के कला को ज्वाइन करे, तो आपकी ऐसी कोई इच्छा कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी लेखनी कला इसको आगे बढ़ाए?
नहीं, मेरी ऐसे कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी आज़ादी दी अपना काम चुनने के लिए, और मैं जो भी जिस लाइन में जाना चाहता हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दूंगा कि वो जिस भी लाइन में जाना चाहे अच्छे तरीके से अपना लाइन चुने। क्योंकि आप खास करके ये जो प्रतिभा होती है, ये बड़ी नैसर्गिक प्रतिभा होती है, जो इसको कह सकते हैं आपकी ऊपर से ही गॉड गिफ्टेड होता है। इसको आप ज़बरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते। तो अगर किसी में नैसर्गिक प्रतिभा होगी, चाहे वो मेरे लड़के में ही क्यों ना हो या मेरे किसी पड़ोस के लड़के में क्यों ना हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको प्रोत्साहन दूँ। पर जिसमें प्रतिभा नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती आगे पुश नहीं कर सकते। कई बार जैसे आपने अभी कुछ सवाल पूछा था कि आप झारखंड के लोगों को, झारखंड में क्या है कि अगर आप ऑडिशन लीजिए तो 100 में से 10 लोग ना ऐसे होते हैं जिनके साथ काम आप कर सकते हैं, और 10 में कोई एक ही हो सकता है जो आपके लायक होता है। तो लोगों को लगता है कि अच्छा हम भी हीरो बन सकते हैं, हम भी लेखक बन सकते हैं, हम भी डायरेक्टर बन सकते हैं, पर इतना आसान नहीं होता है। आप मेरा एक उदाहरण लीजिए, मुझे करीबन 14-15 साल लग गए अपने आप को सिर्फ प्रूव करने में कि मैं इंडिपेंडेंट लिख सकता हूँ। हीरो को तो आप बात भूल ही जाइए। और तो या तो फिर आप अपने नाम का डंका इतना कस के बजा दें कि लोगों को इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। तो मैं, मेरे से जुड़े हुए भी जो लोग हैं, मैं उनको इतनी आसानी से कभी मौका नहीं देता जब तक मुझे समझ में नहीं है। तो मैं अपने परिवार के लोगों को भी, या कोई भी मेरे से जुड़ा हुआ आदमी आगे आना चाहता है, तो न मैं उसको बाधा बनूंगा। प्रोत्साहन मैं तभी दे सकता हूँ जब मुझे लगे कि उसके पास प्रतिभा है। और कई लोग मैंने देखा है कला के क्षेत्र में कि बड़ी कम प्रतिभा होती है, लेकिन वो बहुत आगे चले जाते हैं। उसके पीछे वजह ये होती है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर पाते हैं। अगर आप में प्रतिभा कम है तो भी आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पेश भी कर सके तो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी गुण देखा जाता है। तो ऐसा वो गुण किसी में भी दिखेगा तो मैं उसको ज़रूर प्रोत्साहित करूँगा। और वैसे भी मैंने कहा ना कि जिसको जो राह पकड़नी होती है वो पकड़ ही लेता है। जंगल में भी कोई आदमी भूखा है और उस पर चाहे कि उसको भूखा नहीं मारना तो वो कंद मूल खा के रह जाता है। लेकिन जिसको मरना रहे वो बंद कमरे में 10 पकवान के बीच में भी भूखा मर सकता है। जी धीरज जी, अभी तक आपने जितने भी उपलब्धि हासिल की, तो आप उस काम से सेटिस्फाइड हैं कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे भी बढ़कर कुछ बेहतर करने की इच्छा? देखिए, जिस दिन आप सेटिस्फाई होते हैं उस दिन वो ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि अच्छा आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। जिस दिन सेटिस्फाई आदमी हो जाएगा उस दिन आदमी रुक जाता है। अभी कल ही मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को हमेशा आत्मसात करते रहता हूँ कि दिक्कत क्या। मेरे पास अपनी 10,000 किताबें हैं और मैं भारत के करीबन 14-15 लाइब्रेरी का मेंबर हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे बम्बई की लाइब्रेरी तो वहाँ एक अलग किताबें होती है, दिल्ली की लाइब्रेरी में अलग किताबें होती हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंस आया नहीं है कि मैं सेटिस्फाई हूँ या आगे ऐसा करना वैसा करना है। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एक लेखक के लिए, एक फिल्मकार के लिए। वो बंद नहीं हो सकती। वो बंद हो सकती जब आपका शरीर और दिमाग जवाब देगा। चाहे आदमी अभी यश चोपड़ा साहब 85 साल की उम्र में मरे, 20 शांताराम 86 साल की उम्र तक फिल्म बनाते रह गए, तो मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी का जो आखिरी दिन है वो भी फिल्म के सेट पर बीते, क्योंकि हर इंसान इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ करने आया। मुझे लगता है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो लिखने और फिल्म बनाने के लिए हुआ। तो उसमें अगर सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मैं ख़त्म हो जाता हूँ। समस्याएं तो 20 साल के बाद भी नई समस्या रहेगी, मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा। और 20 साल के बाद होगी तो उस पर कुछ और नया चीज़ बनाता रहूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सेटिस्फाई हो सकता हूँ। आप जैसे झारखंड के ही रहने वाले हैं, तो झारखंड सरकार से कुछ उम्मीदें जो यहाँ के
कलाकारों के लिए कुछ सहयोग नहीं किया जा रहा या कोई कमी है तो झारखंड सरकार के लिए कुछ मैसेज कि यहाँ के कलाकारों के लिए कुछ करे हुए। यहाँ के कलाकारों का अगर भला करना है तो बाहर के लोगों के लिए दरवाज़ा खोल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर से यहाँ फिल्में शूट होने के लिए आएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा एक नियम है कि मिनिमम 5 कलाकारों को आपको रखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। अगर कुछ प्रतिबद्धता यहाँ पर भी कर दिया जाए तो क्षेत्र का विकास होगा, तो लोगों का विकास अपने आप हो जाएगा। अब फिल्म में जूनियर्स लगते हैं, जूनियर्स को उठा के तो लाएगा नहीं, जूनियर्स तो यहीं से लेंगे। और इतिहास गवाह रहा है कि बहुत लोग जूनियर आर्टिस्ट से फिल्म मेकर बने, मेकअप आर्टिस्ट से भी हीरो बने। तो झारखंड सरकार को ये कहना है कि खास करके जो फिल्म नीति है उसको बड़ा स्वतंत्र रखने की ज़रूरत है, उसमें कोई ढूल मूल नहीं होना चाहिए। जितनी नीति स्वतंत्र रहेगी कि बाहर के लोग आए और काम करें, तो उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को अपने आप मिल जाएगा। कि केवल सोचेंगे कि यहीं के लोग फिल्म बनाएं, यहीं के लोग उसमें अभिनय करें, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो एक न्याय संगत होगा। उसमें बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है, उनको स्वतंत्र रखने की ज़रूरत है। तो नीति स्वतंत्र रहेगी तो यहाँ के न सिर्फ लोगों का विकास होगा बल्कि स्थानीय विकास भी होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जब हम खुदीराम बोस की में शूट करने के लिए गए तो हमने करीबन 13-14 गाड़ियाँ यूज की 1 महीने तक। आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका पैसा किसको गया है, वहाँ के लोकल गाड़ियों को गया। हमने खाना खाया होगा 1 महीने तक 100-150 लोगों की, उसका पैसा किसको गया होगा। हम बम्बई से या कहीं से ढोके तो नहीं लेके आए। करीबन 150-200 जूनियर्स काम किए, सारे जूनियर्स वहीं के थे। करीबन कितने सारे कलाकार थे, हम होटल में रहे। तो अगर एक सिर्फ फिल्म यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि पारसनाथ में फिल्म की शूट हो रही है, तो रहने के लिए कहाँ जाएंगे, बम्बई में जाएंगे, पारसनाथ का होटल यूज करेंगे, खाना यूज करेंगे, गाड़ी यूज करेंगे, वहाँ के लोकल कलाकारों को छोटे मोटे रोल्स के लिए लेंगे, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो एक स्वतंत्र नीति से अपने आप 50 चीज़ें उसमें खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे, उसके लिए अलग से उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीति को स्वतंत्र और साफ सुथरा और सीधा बनाना पड़ेगा। अभी मैंने नीति पढ़ी है लेकिन उसमें काफ़ी सारी विसंगतता है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आज धीरज मिश्रा जी थे, जो कि एक जाने माने बहुत ही उभरते हुए लेखक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पी